अच्छा, क्योंकि आपने सपा की बात करी और चुनावी सीजन चल रहा है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के साथ में आप कभी ट्वीट करते हैं, वो वायरल हो जाता है, कभी आपके कुछ बयान वायरल हो जाते हैं, जिसमें से एक वायरल बयान आपके द्वारा दिया गया था जिसमें आपने कहा था अखिलेश यादव को इमेच्योर है। उसके पीछे क्या कुछ कारण, और इमेच्योर क्यों? देखिए, ये व्यक्तिगत थोड़ा सा प्रश्न हो गया है। देखिए, मैं पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत कमेंट्स नहीं करता हूँ। हम लोग मुद्दों पे बात करते हैं, पॉलिसीज पे बात करते हैं, और मैं किसी भी नेता पे व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे अखिलेश जी वो उनकी अपनी एक तरीका है काम करने का, वो काम कर रहे हैं अपने तरीके से। मेरा एक अपना तरीका है काम करने का, मैं उस तरीके से काम कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पे अगर वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जनता उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैं इतना ही कहूँगा कि उनकी हार का और उनकी यही एक मुख्य कारण यही होगा कि जनता उन पर विश्वास नहीं करती है। आप खुद सपा में थे, ऐसे में पहले कहा जाता था कि पहले पुलिस डरती थी और अब जो है अपराधी डरते हैं, क्या ये सच है? निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात है, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से पुलिस डरती थी उनके कार्यकर्ताओं से, माफियाओं से, अपराधियों से। यहाँ पे उनको डर लगता था, पुलिस को काम करने में दबाव रहता था उनको सरकार का कि आपको कार्रवाई नहीं करनी है। आप देखिए, जब उनकी सरकार थी तो प्रदेश में कितने दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर का तो बहुत बड़ा एक दंगा हुआ था जो पूरे प्रदेश में जिसकी आग पहुंची थी। और आज अगर हमारी आप सरकार की बात करेंगे तो आज योगी जी लॉ एंड ऑर्डर पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे जो काम कर रहे हैं, आज पुलिस का मनोबल बढ़ा है। और मैं ये मानता हूं कि पुलिस का डर, इकबाल कभी कम कम नहीं होना चाहिए। जिस प्रदेश में पुलिस का इकबाल खत्म होता है, कमजोर होता है, उस प्रदेश में कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर नहीं हो सकती है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि आज हम लोग के योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। और उत्तर प्रदेश जो पिछली सरकार पहले के समय में देश का क्राइम कैपिटल कहा जाता था कि अगर गुंडागर्दी होती है तो आप जाइए उत्तर प्रदेश में, जाइए देखिए, बिहार में जाइए देखिए कैसी अराजकता होती है। आज हम लोग को खुशी होती है कि आज देश में कहा जाता है कि अगर देश की ग्रोथ अगर कहीं अगर हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का भी है। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साक्षी, आपने जो सवाल पूछा उसका मॉडिफिकेशन मैं थोड़ा सा करता हूं। समाजवादी, बसपा और सभी में लगभग आप रहे, भाजपा को कैसा रेट करते हैं? क्या वहां था अच्छा, और क्या यहां अच्छा नहीं है या अच्छा है? रेट। मैं केवल एक इसमें ये कह सकता हूं, आपने पिछली दो जो पार्टियों की बात करी, वो केवल परिवार चलाता था पार्टी। तो उसमें जो भी डिसीजंस होते थे वो एक परिवार लेता था। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेते हैं। यहाँ पे एक नेतृत्व है जो सबकी राय से और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं। और यहाँ पे जो परफॉर्म करता है उसको डेफिनेटली उसको मौका मिलता है आगे बढ़ने का। एक सामान्य कार्यकर्ता भी यहाँ पे बड़े पदों पे पहुंच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में होता है। एक सामान्य सा बूथ का कार्यकर्ता भी ये सोच सकता है कि मैं आगे जाके उच्च पदों पे बैठूंगा अगर मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी का काम करूंगा। नितिन अग्रवाल जी, चुनाव सामने है, 16 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, या जो भी 5-7 दिन में लगनी है। 5 ऐसी कौन सी बातें हैं जो अपने वोटर्स को कहकर आप कहेंगे, बताएंगे, योजनाएं, जो भी 5 ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आपको वोट जनता करे? देखिए, योजनाएं तो बहुत सारी हैं, और 5 की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। पर सबसे पहले तो अगर मैं सबसे मुख्य कोई चीज़ बात करना चाहूँगा, और सभी लोग करेंगे, तो वो कानून व्यवस्था करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर करेंगे। हम उस पर वोट मांगने जा रहे हैं। हम मोदी जी के सबसे पहली चीज़, हम मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व पे चुनाव हो रहा है, और उन्हीं के 10 साल की जो उपलब्धियां हैं सरकार की, उन उपलब्धियों पे हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सामने रखकर हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। हम करप्शन पे जो जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार ने काम कर रहा है, हम उसको लेकर हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। हम
उत्तर प्रदेश को जो आज हमने, देश को जो आज हमने, हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जो विश्व पटल पे आज हमारे देश को सामने खड़ा किया है, आज हम अगर विश्व गुरु बनने की कगार पे खड़े हुए हैं, हम उसको लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। क्या बात है। नितिन अग्रवाल जी, क्योंकि चुनाव की बात लगातार हो रही है, आपने कहा 80 में से 80 सीटें आ रही हैं और सब कुछ सेट है, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं होने वाला है, जो आपने कहा वो होने वाला है, तो ये मान लें कि इस बार 400 प्लस होने वाला है देश में। निश्चित तौर पे हम इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और फिर एक बार मोदी सरकार। ये दो ऐसे नारे हैं जिसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे जो फीडबैक आता है कि अब की एक बहुत विशाल और बड़ी जीत होने जा रही है। आपके जिले में एक समुदाय विशेष का भी वोट बैंक है, और मैं बात CAA की करूंगा। बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसको लेकर, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जो जानकारी नहीं रखते हैं वो भी अपनी एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपके उन समुदाय विशेष वोटर्स के लिए? देखिए, ये एक अजीब सा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये हो रहा था, पार्लियामेंट में डिबेट जब हो रही थी इसकी, आदरणीय गृह मंत्री जी इस पे बोल रहे थे, जब इसको बिल को प्रेजेंट कर रहे थे, उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि CAA जो है वो नागरिकता देने का कानून हम बना रहे हैं, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। तो एक तो ये बहुत क्लियर मैं करना चाहता हूं, जिन लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि इस कानून से किसी की नागरिकता किसी की जाएगी नहीं। हाँ, हम उन लोगों को जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, जो हमारे लोग वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में रहती है, बहुत सारे लोग जो वहाँ पे जो अपने देश वापस आना चाहते हैं, शरणार्थी आज एज असाइलम में को लेकर हमारे देश में रह रहे हैं, हम उनके लिए इस कानून को लेकर आए हैं कि वो अगर अपने देश वापस लौटना चाहते हैं तो हमारा देश उन्हें स्वीकार करेगा। क्यों ना स्वीकार करे, वो हमारे लोग हैं। आज अगर वो इन देशों में माइनॉरिटी में है, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, वो अपने देश वापस आना चाहते हैं, और अगर हमारा देश उन्हें वापस लेकर उनको नागरिकता देने वाला कानून लेकर आया है, मुझे नहीं समझ में आता कि विपक्ष को इसमें आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है। हम उनकी मदद भी करेंगे। हम इसे कानून को जब हम मैनिफेस्टो में लाए थे तो इसको हमने इसको मैनिफेस्टो में रखा था, और आज मुझे खुशी है कि ये कानून बनके आज लागू हो चुका है, और जो हमारे शरणार्थी हैं इन देशों से जो हमारे देश में आना चाहते हैं, हम उन्हें लेकर उन्हें अपने देश की नागरिकता देंगे। अच्छा, इस बीच क्योंकि CAA की हम बात कर रहे हैं, इस बीच ममता बनर्जी हुई हैं, कई ऐसे नेता सामने आए हैं विपक्ष की तरफ से जो कि विरोध कर रहे हैं कंप्लीटली, और कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई उनकी विंस एंड फैंसी नहीं है कि वो कुछ भी कह देंगे, वो अपने राज्य, ये उनका राज्य उनका लिखा हुआ नहीं है, ये देश का कानून बना है। ये राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, देश की पार्लियामेंट से पास होकर ये कानून बना है। कोई भी प्रदेश, कोई भी मुख्यमंत्री प्रदेश का ये नहीं कह सकता, उसका अधिकार नहीं है कि हम अपने प्रदेश में ये लागू नहीं होने देंगे। कोई कानून बनता है तो पूरे देश में लागू होता है। ममता बनर्जी क्या इनसिक्योर हैं क्योंकि पर्टिकुलर समाज वहां पर मौजूद है? वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, उनको सूट करता है ऐसे बयान देना जिससे उनका वोटर खुश हो। मेरे ख्याल से यही एक मुख्य वजह है, वो ऐसे बयान देती हैं। उन्हें भी पता है कि वो इस कानून को नहीं रोक सकती हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, प्रधानमंत्री और CM हमारे यूपी के इसी उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां ये उद्देश्य है, काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी एक नया पैंतरा निकाला है जिसमें यूपी जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, फिर सपा की तरफ से PDA की यात्रा। इस बीच इन यात्राओं को किस तरीके से बीजेपी देखती है और आकलन करती है चुनावों के मद्देनजर? अब राहुल जी, बड़ा विडंबना है कि राहुल जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और फिर उसके बाद जब न्याय यात्रा करी उन्होंने, तो उनकी यात्राओं के समय में सबसे ज्यादा कांग्रेस छोड़ने वाले उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। तो जब वो अपने पार्टी के नेताओं को ही नहीं जोड़ पा रहे हैं तो वो क्या जोड़ने की बात करते हैं। और कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि राहुल गांधी की कोई क्रेडिबिलिटी इस देश में नहीं है, ना पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में है। वो चाहे कितनी भी यात्राएं निकाल लें, कांग्रेस पार्टी मुझे कहते हैं मुश्किल से 15-20 सीटें भी जीत ले अगर इस लोकसभा चुनाव में, तो बहुत ज्यादा होगा।
हमारे भी साक्षी में बताना चाहूंगा आपको रोकते हो, हमारे बीच डॉक्टर दिनेश शर्मा जी पहुंच चुके हैं। सांसद हैं आप, पूर्व डिप्टी सीएम हैं और बहुत अहम योगदान रखते हैं यहाँ की राजनीति में और देश की राजनीति में। हम आगे चर्चा में जोड़ेंगे। नितिन अग्रवाल जी, क्योंकि बात लगातार मैं कह रहा हूं कि मूल हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए और आपने मूल को हमेशा जोड़ कर रखा। हरदोई में और क्या करने वाले हैं आप? देखिए, कुछ पाइपलाइन में होता सरकार की योजनाएं चल रही हैं। मेरी कोशिश यही रहती है, मैं एक सरकार के एक प्रतिनिधि के तौर पे मैं कहना चाहूंगा जनता से, हरदोई के जनमानस से, और हरदोई के ही नहीं, एक बड़ी हम लोगों की सरकार में है तो हमारी जो हमारी प्राथमिकता पूरे प्रदेश के स्तर पे है, जवाबदेही पूरे प्रदेश के लोगों के लिए है। जो भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं, चल रही हैं, जनमानस से जुड़ी हुई जितनी भी उनके विकास की योजनाएं हैं, हम सबकी प्राथमिकता यही रहती है कि उन योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाएं। जो योजनाओं से जिनको लाभ पहुंचाना है, जोड़ना है, हम लोग उसको उनसे जोड़ने का काम करें और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं को जनता के बीच में लेके जाएं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपके पास अहम विभाग है। ट्रिलियंस की बात की जा रही है कि इकोनॉमी को ट्रिलियंस में पहुंचाएंगे, आपका विभाग कितना योगदान करने वाला है? देखिए, सारे विभाग इसमें काम कर रहे हैं, केवल हमारा ही विभाग नहीं, हमारा विभाग भी एक भूमिका निभाएगा इसमें। हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, करीब 80 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं। हमारी जीएसडीपी की अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो वो करीब 24 लाख करोड़ की जीएसडीपी है। अभी जो इन्वेस्टर समिट हुआ था लास्ट ईयर जनवरी में, आपने देखा होगा करीब 40 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को मिले थे। प्रधानमंत्री जी उसमें आए थे। अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कुछ दिन पहले हुई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों का शिलान्यास किया था। तो हम लगातार, हमारी इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है। मैं अपने विभाग की अगर मैं बात करूं तो मेरे विभाग में करीब 40,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे और अभी जो फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी उसमें करीब 11,000 करोड़ के प्रस्तावों का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, कर कमलों से हुआ है। तो हम लोग भी एक बहुत छोटी सी भूमिका निभा रहे हैं और बाकी और भी सारे विभाग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाना है प्रदेश को, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं एक सवाल, क्योंकि मैंने लास्ट कह दिया था, लेकिन सवाल एक मन में आ जाता है हमेशा और मैं इस मंच के माध्यम से हर जिम्मेदार से पूछता हूं। मेरे कई मित्र हैं जो बीजेपी में आए, फिर अपने क्षेत्रीय दलों में लौट गए वापस, उनसे बातचीत होती है मेरी, तो कहते हैं यार वो जो क्षेत्रीय दलों में मौज जो है ना वो भाजपा में नहीं है। तो भाजपा में वो कौन सी मौज नहीं है जो क्षेत्रीय दलों में थी? अब ये आपके मित्र ही बताएंगे कि कौन सी मौज की बात कर रहे हैं वो, और राजनीति में मौज के लिए आए हैं कि जनसेवा के लिए आए हैं। तो इसका तो उत्तर मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा। वो आपके मित्र बताएंगे कि वो क्या, किस एक्सपेक्टेशन के साथ भाजपा में आए थे और वो क्या सोच कर आए थे और क्या उनको नहीं मिला इसलिए वापस चले।